तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में। हमने आपसे इसलिए जानबूझ के पूछा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एडवांटेज वी विल गेट टू स्टडी दिस चैप्टर एट दिस लेवल। चैप्टर का क्या नाम है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या जरूरत है पढ़ने की? एक चीज तो समझना है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अर्बनाइजेशन हो रहा है। यू नो व्हाट इज अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन क्या है? शहरीकरण। मतलब जो खेती की जमीनें थी, वो लैंड एरिया जिसमें फार्मिंग किया जा रहा था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए था, वो ग्रेजुअली उसमें इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बनने लगी। उसमें हम लोगों ने मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, ठीक। लेकिन जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो तो ख़त्म नहीं हो रही। पॉपुलेशन भले ही स्लो हो, लेकिन ये तो बढ़ेगा, ये तो घटना नहीं है। और जो फार्मिंग फील्ड है, जो एग्रीकल्चर एरिया है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। तो मोटिव हमारे पास सिर्फ एक रह गया कि इधर वी कैन improve the variety of the crop, we can enhance the quality of the crop, we can prevent and protect the crop from different biotic और abiotic factor। खेती अगर हम कर रहे हैं और खेत कम होता जा रहा है, कि आप ही 3-4 भाई बहन हैं, अभी आप एक ही कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, ग्रेजुअली जब आप जॉब करने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे, तो मतलब फैमिली का साइज बड़ा होगा, तो आप एक दूसरा मकान बनाएंगे, घर लेंगे, घर खरीदेंगे या घर बनाएंगे खुद से। तो बट ऑब्वियस है कि आप उन्हीं ज़मीन पे घर बनाएंगे जिस पे कभी खेती हो रही थी। तो वो एक एरिया लैंड का जिस पे आप खेती कर रहे थे, आपके पूर्वज, उसमें आपने घर बनाया, तो वो एक प्रॉपर वो जो कंडीशन था, जो एरिया था फार्मिंग के लिए, वो तो घट गई, कम हो गई। वो तो कभी अब दोबारा रीअपियर करेगा नहीं कि हम फिर से वापस खेती करेंगे। इस चैप्टर का मोटिव सिर्फ इतना है कि हम फूड की अवेलेबिलिटी को कैसे मेंटेन करें। एक खेत कम हो गया तो उसमें जो खेती होनी थी या उससे जो प्रोडक्टिविटी सोसाइटी को मिलनी थी, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बाय स्टडिंग जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम क्रॉप की क्वालिटी को मेंटेन करें, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इंसेक्ट से, पेस्ट से, फ्लड से, ड्रॉट से। तो ये सभी अलग अलग फैक्टर्स हो गए जिसके कारण प्लांट्स को प्लांट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्रॉप का। तो हम उनसे कैसे बचें, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू इन्हेंस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ताकि आप कल को इस बात से अवगत रहें कि कोई भी चीज़ जो भी आपको मार्केट से मिल रही है, उसकी खेती कैसे की गई होगी, उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत की गई होगी, आप उसकी अहमियत को समझें। हम यहाँ लिख जरूर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं मिल रहा, आपको एनिमल से भी मिल रहा है, आपको मिल्क मिल रहा है, आपको शहद मिल रहा है, आपको फ्लैश मिल रहा है, आपको चिकन मिल रहा है, आपको मछली मिल रही है, आपको अंडे मिल रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अवेलेबल है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ मॉडर्न स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं थ्रू विच वी मेंटेन द क्वालिटी और वी इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द फूड ग्रेन और फूड क्रॉप। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर पैडी के बारे में आपको ये पता है कि धान की खेती के लिए लैंड एरिया में प्रॉपर पानी का कंटिन्यूअसली होना इज कंपलसरी। तो अगर देखा जाए एक अच्छे धान की फसल के लिए खेतों में अगर नमी बनी रहे, वाटर रहे या वाटरिंग कंटिन्यूसली मिलता रहे, इसका तो उस धान की खेती के लिए, उस धान में हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो यील्ड होगी वो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक। गेहूं में जस्ट अपोजिट है, सरसों में जस्ट अपोजिट है। उसमें अगर पानी अगर लग गया खेतों में तो वो सड़ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो हमें वो एक क्वालिटी पता है। अगर हम आपसे ये पूछें कि बेटा आम तुम्हें कैसा पसंद है, या अगर आपके पापा चाहते हैं एक बहुत बड़े से लैंड एरिया में आम की खेती करना, आम लगाना, आम के बगीचे लगाना, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा कि आम खूबसूरत हो? बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या होगा? आम मीठा हो। मतलब ऐसी ब्रीड हो, ऐसी क्वालिटी हो आम की जो मीठी होनी चाहिए। मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। मतलब जब हम परचेज करने जाएंगे किसी भी नर्सरी में आम के पौधे को, तो हम सबसे पहले यही बोलेंगे। हम सबसे पहले ये कभी नहीं बोलेंगे कि एक ऐसा आम का पौधा दीजिए जो बहुत खूबसूरत दिखने में हो, नहीं।
आपका मोटिव होगा कि आप ये बात करेंगे कि एक ऐसे पौधे मुझे लगाने हैं जिसमें आम बहुत मीठा होना चाहिए। पहली क्वालिटी हो गई, मतलब बेस्ट क्वालिटी फॉर द मैंगो कि वो मीठी हो। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बड़े आम हो उसमें। छोटे छोटे होंगे तो यू विल नॉट लव टू हैव, क्योंकि सिर्फ खाने के लिए आप नहीं लगाएंगे, आपको उससे रेवेन्यू भी चाहिए होगा, आप उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, आप उसको ट्रेड भी करेंगे, उसको बेचेंगे मार्केट में। क्योंकि आप सरसों की खेती अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सरसों कहाँ से लाएंगे। बट तो जैसा है कि आप आम की खेती करते हैं, आप उसके एक्सपर्ट हैं कि आपके यहाँ जो भी लैंड है वो उस फसल के लिए या उस क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है या उसके लिए सुटेबल है, तो आप स्पेसिफिक फील्ड में ही खेती कर सकते हैं। जैसे चाय पत्ती की खेती हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन चाय तो पीते हैं। या जिस एरिया में दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल, असम, इस ऐसी जगहों पे चाय की ही सिर्फ खेती होती है, वहाँ मक्के की खेती नहीं होती, वहाँ गेहूं की खेती नहीं होती, वहाँ सरसों की खेती नहीं होती। जोग्राफिकल एरिया जहाँ जैसे सुटेबल है जिस भी क्रॉप के लिए, वो मुझे पता है या आपको पता है। आपको नहीं पता है तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपको ये पता चलेगा कि इसकी खेती यहाँ होती है, यूपी में किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा खेती होती है। अभी भले आपको ना पता हो, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ हम खाने के लिए या सिर्फ अपने लिए ही खेती नहीं करते, हम हर चीज़ नहीं उपजा सकते। तो जो रेस्ट चीज़ें हमारे फूड ग्रेन के फॉर्म में है या फूड अवेलेबिलिटी के फॉर्म में, हम फिर उसे मार्केट से परचेज करके अपने बैलेंस्ड डाइट के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए हम फिर उसको यूज़ करते हैं। ये बात समझ आ गई। इट मीन्स कि एवरी प्लांट्स और एवरीथिंग, अब अगर मान लो मछली की खेती करनी है, फिश फार्मिंग जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ भी फार्मिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो फार्मिंग ये दिमाग में बिल्कुल नहीं हो कि हम उसको खेत में उपजा रहे हैं, नहीं। फार्मिंग का मतलब इट इज़ अ प्रैक्टिस टू गेट द यील्ड ऑफ दैट, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो वैक्स हो, चाहे वो चिकन हो, मतलब कुछ भी हो। फार्मिंग मतलब यू आर गेटिंग, यू आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। आपने लगाया 50 रुपये का कोई चीज़ और 50 या 5,000 की चीज़ आपको मिल गई। दैट इज द फार्मिंग प्रैक्टिस टू गेट द बेनिफिट ऑफ एनीथिंग। ठीक। अब मछली में क्या है, मोटिव हमारा क्या है कि एक लिमिटेड स्पेस में, भाई वहाँ भी क्या करना होगा। आपको पता है कि मेरी एक स्पेसिफिक लैंड एरिया है, वहाँ कुछ भी खेती नहीं होती, वो एरिड है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बंजर है। तो आपको किसी ने कहा, आपने पढ़ी चीज़ें किताब में, देखी, डिस्कस करी आपस में, आपको लग गया कि अच्छा ये तो किया जा सकता है। आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे, ये देखिए मेरी किताब में लिखा हुआ है कि जहाँ बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ा सा एक तालाब बनाया, पॉन्ड बनाया, और फिर इसमें आपने मछली की फार्मिंग शुरू कर दी। और मछली की फार्मिंग शुरू करी तो एक बहुत ही अच्छी, ये एक तरह का बिजनेस भी है स्मॉल स्केल में, कि एक ही जहाँ मछली नॉर्मली आसपास के एरिया में कहीं नहीं मिल रही है, वहाँ आपने मछली की खेती शुरू कर दी, तो आपके लिए इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिल रही है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है कि कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कहाँ से क्या अवेलेबल होगा, सीड्स उसकी कहाँ से अवेलेबल होगी, जो छोटी छोटी मछलियाँ होंगी, फिर उसको आप कैसे पानी में डालेंगे, पानी में उसको फूड रिक्वायरमेंट क्या देनी होगी। तो दीज आर हाउ वी गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है। अब सबसे स्टार्टिंग का जो टॉपिक है इसमें, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन को हम इम्प्रूव करेंगे। तो कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला है ब्रीडिंग टेक्निक। उसमें आपकी बुक में लिखा गया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि आप दो अच्छी और सुपीरियर वैरायटी के प्लांट्स को आपस में पॉलिनेट कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, आपस में ब्रीड कराते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंड, द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स केम इनटू द वन स्पीशीज। अगर हमें पता है कि ये आम का पेड़ है, ये आम बहुत मीठा है लेकिन इसके साइज छोटे होते हैं, और हम अब चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, हम ब्रीड तैयार करें दो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स करके, कि एक आम बहुत बड़े होते थे, मार्केट में भी एक आम मिल रहा है, उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, वो इसी तरह मिलती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा चौसा है या जितना अच्छा दूसरे वेराइटीज़ के आम है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, इन दोनों के कैरेक्टर को हम क्रॉस ब्रीड करा लें, और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, हम इसको ईजिली कर सकते हैं। दोनों की ब्रीड तैयार कर लिया, और जो एक नई स्पेशीज़ बनेंगी उसमें भी दोनों ट्रेट होगा, दोनों कैरेक्टर होगा, हम ग्राफ्टिंग कर लेंगे। अब ग्राफ्टिंग कर लिया तो उसी एक ही सेम एक ही प्लांट से हमें बड़े आम भी मिल रहे हैं जो मीठे भी हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं आपकी बुक में, जैसे जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इंजीनियरिंग लिखा है आपकी बुक में। अगर कोई आम मीठा है तो कोई तो जीन ऐसा होगा प्लांट्स में
जो उस मीठे या उस स्वीटनेस के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे हर लिविंग बॉडी में एक क्रोमोसोम होता है, एक डीएनए होता है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैरेक्टर मतलब वट एवर द ट्रेट अ प्लांट और एनिमल हैज। किसी की सफ़ेद है, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की ब्लैक है। इसका मतलब इट इज़ नॉट ओनली द पेरेंट, पेरेंट तो है ही, बट पेरेंट के पास जो जीन था वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है या वो उसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी जीन को निकाल लिया लिविंग सिस्टम, और वो स्पेसिफिक जीन जो उस स्वीटनेस ऑफ मैंगो के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया एक दूसरे आम के पौधे में। अब जब वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सारे कैरेक्टर्स दे रहा है जो नॉर्मली वो उस जीन के कारण किसी प्लांट में या किसी मैंगो में देखने को मिल रहा है। उनके कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप बाजार से जो टमाटर खरीद रहे हैं, तो अगर आप जाते हैं सब्जी लेने, आप फैमिली की हेल्प अगर करते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत करते हैं। आपको ये हेल्प करनी चाहिए। आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप फैमिली में मम्मी पापा की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं कि बाजार जाके कुछ सामान परचेज करें। बाजार में दो तरह के टमाटर मिल रहे हैं। एक देसी होता है जिसके साइज छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन वो 3 से 4 दिन में ख़राब हो जाता है, उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जीन ढूंढा जो जीन रिस्पॉन्सिबल है एक आम के पक जाने में या एक आम के सड़ जाने में। पकने का मतलब क्या होगा, पका हुआ जो भी टमाटर है वो बहुत समय तक आप छोड़ देंगे, 2-3 दिन, धीरे 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 वो बिल्कुल सड़ जाएगा। ठीक, साइंटिस्ट ने वो जीन आइडेंटिफाई कर लिया जो किसी भी फ्रूट्स के पकाने के लिए, उस टमाटर के खराब हो जाने के लिए, उसके पल्पी हो जाने के लिए, घुल जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस जीन के प्रोसेस को स्लो कर दिया। एक बड़ा टमाटर है वो आप 20 दिन 25 दिन तक भी अगर आप छोड़ देते हैं फ्रिज के अंदर तो बिल्कुल जैसा आपने परचेज किया वैसा ही रहेगा। और जो छोटा वाला है, जो देसी वाला है, उसके जो स्किन्स होती हैं ऊपर की, जो पेरिकार्प है फ्रूट का, वो बिल्कुल वो श्रिंक कर जाता है, देखा होगा आपने। तो साइंटिस्ट ने क्या कर लिया, हमने उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। जो टमाटर 5 दिन में खराब हो रहा था वो 25 दिन में खराब नहीं हो रहा। ये एक एडवांटेज हुआ। लेकिन ये एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज है साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। जो साइंटिस्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया उस जीन को टमाटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मार्केट में जो टमाटर ढूंढ रहे हैं हाइब्रिड वैरायटी की, जब वो आप लगा रहे हैं गमले में भी तो 5-6 केजी टमाटर बहुत आसानी से दे रहा है, और उस टमाटर को आप 20-25 दिन आराम से यूज़ कर पाते हैं। दैट इज अ हाइब्रिड वैरायटी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। क्यों बोला इंजीनियर्ड, क्योंकि इसमें एक एडिशनल जीन्स जोड़ दिए गए हैं, लगा दिए गए, इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज बेनिफिशियल फॉर। ठीक है, अब आगे हम लोग नोट डाउन करेंगे जो भी चीज़ें हैं। लिखिए,